Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. सो दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। जुडिशरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जुडिशरी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर पे 2 पार्ट पहले से अपलोड किए हुए हैं। आप अगर पहले वो पार्ट देखेंगे तो ही आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है कि अगर आपको जुडिशरी के चैप्टर के बारे में समझना है तो आप पहले और दूसरे पार्ट ज़रूर देखिए। पिछले पार्ट के अंदर हमने सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, उनके जो भी एरियाज़ होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो क्या होते हैं और उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब इस पार्ट के अंदर हम हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो दोस्तों वीडियो बहुत इनक्रेडिबल होने वाली है, बहुत बढ़िया होगी। तो आप वीडियो के पूरी तरीके से वीडियो को देखिए, समझिए। कोई डाउट है आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान पे हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज लोग हमारे भारत के अंदर आए थे और उसमें हमने क्या कहते हैं, उसके समय ही उन लोगों ने जो न्याय व्यवस्था की स्थापना है उसको बनाने के लिए भारत देश के अंदर ब्रिटेन जो है उन लोगों ने ब्रिटिश शासन के तहत 1861 में हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी। सो दोस्तों अगर आपको हाई कोर्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम पिलर की बात करें 3 तरीके से कोर्ट होते हैं। एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा होता है, एंड देन उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट जो जस्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है। जो हाई कोर्ट होता है वो हर राज्य के अंदर होता है। तो हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट है। तो दोस्तों अभी एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश में 28 राज्य हैं, पर हमारे देश के अंदर 28 हाई कोर्ट नहीं है। टोटल हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। आने वाले समय में ये हाई कोर्ट्स और बढ़ भी सकते हैं और शायद से आने वाले समय में बढ़े और भी। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश के अंदर 25 जो है वो हाई कोर्ट हैं। और 25 हाई कोर्ट दोस्तों एक आपके लिए जीके का एक फैक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि हाई कोर्ट जो होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन के लिए होता है, पूरे भारत देश के लिए होता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के लिए होता है। एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं जो स्टेट्स के अंदर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि लास्ट जो हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई है वो कौन से राज्य के अंदर हुई है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्तमान समय मैंने आपको बता दिया कि हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो कितनी है, वो हमारी 25 है। लेकिन सबसे पहले हमारे जो हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो मद्रास में हुई थी, कोलकाता में हुई थी और मुंबई में हुई थी। दोस्तों इन तीनों इलाकों के अंदर इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय पे ये सारे के सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे अंग्रेज लोगों ने राज किया था और अपने नए नए उपनिवेशिक क्षेत्र बनाने की कोशिश करी थी। सो दैट इज़ वाई उस समय मद्रास है, कोलकाता है, मुंबई है, उधर के इलाकों के अंदर सबसे पहले हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के का काम होते हैं वो हमने न्यायालय में सबसे पहले हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला पार्ट पढ़ लिया था। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट्स की भी क्या पावर होती है। लेकिन सबसे पहले क्या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, उनको कैसे हटाया जा सकता है, सेम टू सेम वैसे ही हाई कोर्ट के जजों को भी हटाया जा सकता है। कैसे? अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोई वायलेशन किया हो तो, यानी कि संविधान की गरिमाओं को ना बनाते हुए उसने संविधान का उल्लंघन करा हो तो दोस्तों उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई मिसबिहेवियर करा हो उन्होंने तो हटाया जा सकता है। अगर वो कहीं इनएबिलिटी अगर देखी जाए तो उन्हें हटाया जा सकता है। और अगर यहाँ पर अगर हम बोले तो अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो दोस्तों संसद का बहुमत भी होना ज़रूरी होता है कभी कभार केसेस में। और संसद इस समय पे अगर ये चौथा केस है जिसमें संसद के दोनों सदन अगर बहुमत से किसी जज को हटाने की सिफारिश करे तो भी जज को हटाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के भी जज को हटाने की, जो चीफ जस्टिस को हटाने की पावर होती है वो भी संसद के पास होती है, और दूसरा यहाँ पर उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश को हटाने की पावर संसद के पास होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें जानना ये है कि क्या हाई कोर्ट की भी कुछ पावर्स होती है या नहीं होती है। तो हाई कोर्ट्स की भी पावर होती है। तो आमिर खान जी का कहना यही है, अच्छा है, क्योंकि हाई कोर्ट की भी अपनी पावर होती है। तो सबसे पहले उनके मूल अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र देखे थे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं और उसे ही हम मूल अधिकार क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कौन से केसेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल नंबर 226, इसमें होता क्या कि मान लीजिए किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर अब आमिर खान को इधर जेल में बंद कर दिया जा रहा है, फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। और क्योंकि इस आमिर खान के पास इस फिल्म के अंदर आर्टिकल नंबर 32 इसके पास राइट्स एक राइट्स है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार खराब हो रहा है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट को यहाँ पर हाई कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कि वो आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करे, और किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है यानी कि उसका खराब हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो उच्च न्यायालय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसके अधिकारों का प्रोटेक्शन कर सकता है। तो ये उनके मौलिक अधिकार क्षेत्र हो गए, और मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंदर दोस्तों हमें यही जानने को मिलता है। देन अगर हम बात करें अपील क्षेत्र अधिकार, दोस्तों अपील क्षेत्र अधिकार में क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि अगर हम केसेस की बात करें तो सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हमारा हाई कोर्ट, एंड देन उसके नीचे होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोस्तों अगर सपोज मानिए कि आपने किसी भी केस को, आपने छोटे छोटे केस को, आपने आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो केस की सुनवाई आपको लगता है कि ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप अपील कर सकते हैं अपने कोर्ट की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट को। सो दिस इज कॉल्ड द अपील क्षेत्र अधिकार, यानी कि यह उच्च न्यायालय में शुरू नहीं होते कुछ मामलों को पुनर्विचार के लिए हाई कोर्ट तक भेजा जाता है। तो ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है अपील क्षेत्र अधिकार। यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उस केस को हाई कोर्ट पे लेके जाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये केस होता है कि हाई कोर्ट अगर उनके अधिकार क्षेत्र में आ रही है कोई बात, तो वो हाई कोर्ट उसको अपील को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे केस जो होता है उसका ट्रांसफर हो रहा है, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार करने के लिए ट्रांसफर करा जाता है। कहाँ से कहाँ तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ। तो इसे अपील जुरिडिक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम अपने केस को अपने से सीनियर वाले कोर्ट के अंदर अपील करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट के अंदर किसी केस को हम अपील कर सकते हैं, तो ये अपील क्षेत्र अधिकार कहलाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम आगे चलते हैं, रिट्स लिखने का अधिकार। तो ये सभी जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके पास अधिकार होते ही होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अधिकार छीन रहा है तो जो उच्च न्यायालय होता है वो भी 5 प्रकार के रिट्स लिख सकता है। वो 5 प्रकार के रिट्स कौन सी है वो आपको पता ही है, पहले भी हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। और अगर आपको नहीं पता तो आप वाला पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पार्ट सेकंड। एंड देन दोस्तों ये जो पार्ट है ना, न्यायिक सक्रियता, ये कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को बिल्कुल ब्रीफली नहीं बताता। अब ये एक्टिविज्म होता क्या है दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, ये बहुत ही इस पर रिसर्च हुई है, क्लासेस के अंदर डिबेट होती रहती है कि असल में जो न्यायपालिका होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ऐसे सिचुएशन में कभी कभार होता क्या है कि जो जुडिशली
एक्टिविज्म है ना दोस्तों, ये बहुत अहम रोल निभाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभार कार्यपालिका और विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने कर्तव्यों को करने में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में न्यायपालिका जो होती है ना उनके अंदर इन्वॉल्व होती है, और ऐसी गतिविधियों को हम जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कहते हैं। दोस्तों भारत के अंदर तो 1979 के अंदर दोस्तों भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। यहाँ पे न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म दोस्तों होता ये है कि सपोज मान लीजिए कि लेजिस्लेचर के अपने काम होते हैं और एग्जीक्यूटिव के अपने काम होते हैं, लेकिन अगर ये काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा जो कोर्ट होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, और उसके बाद क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। काम जो है दोस्तों, काम है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का उस लॉ को बनाने का, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी जो होती है वो अपना एक्टिव रोल निभाती है। इसे जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, यानी कि हिंदी में न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। इसमें होता है कि कभी कभार ये लोग खुद से ही स्टेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे हमारे हाईवेज़ के ऊपर, तो खुद ही कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कोर्ट ने कहा था कि भाई हाईवे के कम से कम 500 मीटर के दायरे के अंदर जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या कहते हैं आसपास कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए। एक ये स्टेप उन्होंने खुद से निकाला था। और दूसरा, अगर आप याद करें कि इससे पहले कभी भी सिनेमा घर जो होते थे उनके अंदर कभी भी सिनेमा हॉल के अंदर कभी भी नेशनल एंथम जो है वो नहीं बजाया जाता था, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ये काम न्यायपालिका ने करा। और दूसरा, अगर हम बात करें जॉली एलएलबी मूवी जो मैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मूवी में, मैं बार बार उनके पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने जॉली एलएलबी के अंदर कुछ ऐसे भी सीन थे जिसमें वकीलों के लिए कुछ उनकी मर्यादाओं को गंभीर लिया गया था। तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत कोर्ट ने कहा था कि भाई आपको कुछ सीन्स हटाने पड़ेंगे, जबकि ये सेंसर बोर्ड का काम होता है। तो यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब मेन यही हो गया कि अगर कोई काम जो किसी भी डिपार्टमेंट का जिसका वो काम है अगर वो नहीं कर रहा है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत कोर्ट इन कामों को करता है। तो इसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म दोस्तों बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे भी हो जाते हैं, जैसे उसके कोर्ट का दायरा बढ़ गया, क्योंकि जो काम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या दूसरी अथॉरिटी को करना चाहिए वो काम अब कोर्ट कर रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। और यहाँ पे अब भाई मेन बात यही होती है कि ये सब काम इसलिए करे जाते हैं ताकि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है अपनी ड्यूटीज़ को समझ सके दोस्तों। लेकिन कभी कभार ये बुरी बात भी हो जाती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने ही केसेस पे इतना बिजी रहते हैं, कोर्ट में इतने सारे केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर केसेस पे ही ध्यान देते रहेंगे तो दोस्तों, केसेस पे अगर ध्यान ना देके और चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो दोस्तों कोर्ट का दायरा बढ़ जाता है, कोर्ट के ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ पाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या काम होंगे। तो यहाँ पे मतलब जॉली एलएलबी के सीन को एडिट करने की अगर बात हो रही थी तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये काम एग्जीक्यूटिव का हो रहा है और यहाँ पे न्यायपालिका इस काम को जुडिशियल रिव्यू के एक्टिविज्म के तहत कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये काम तो कार्यपालिका का था लेकिन वो न्यायपालिका ने कर दिया, तो ये डीमेरिट्स के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू की। कभी कभार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर उनके पास एग्जामिन करने की पावर होती है राइट्स के थ्रू। वो बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ नहीं बना हुआ है पार्लियामेंट के तहत या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत, तो इस सिचुएशन में कोई भी कोर्ट जो होता है ना वो अपनी न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल करते हुए उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है। यानी कि ध्यान रहे एक और बात, अगर कोई भी लॉ किसी भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू या किसी भी लेजिस्लेचर के थ्रू अगर कोई लॉ बन के आया है दोस्तों, अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल सही नहीं है यानी कि संवैधानिक रूप से उसके खिलाफ है या कानून की अधिकारों की घोषणा के खिलाफ है, तो दोस्तों यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है। और यहाँ पर हमेशा ये चीज़ पावर जो होती है वो कोर्ट के पास ही होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लोग इन पे जुडिशियल रिव्यू लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का फ़ायदा होता है जिससे हमारे संविधान के अंदर कभी कभार पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लॉज बन जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं दे पाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कोर्ट इंटरफेरेंस करता है। वो जुडिशियल रिव्यू इसलिए करता है कि वो लॉ या तो कॉन्स्टिट्यूशनल सही नहीं बना है या वो लोगों के अगेंस्ट में है। तो दोस्तों ये है जुडिशियल रिव्यू, और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको बोलते हैं जनहित याचिका। दोस्तों आपको इस पिक्चर से दिखाई दे रहा होगा ये दामिनी है। अब दामिनी के साथ ये केस था इस फिल्म के अंदर कि जो ये वकील है इनका वो हमेशा क्या कहते हैं, अब क्योंकि ये जो वकील है ये तो खैर सरकारी वकील है, क्योंकि दामिनी जो थी वो कभी भी क्या कहते हैं इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो जो वकील है उसकी फ़ीस दे पाए। एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसीलिए वजह से जनहित याचिका कि यहाँ पर अदालत जो है ना वो उसने इस तरफ रुख इसलिए करा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि समाज के अंदर ना कुछ वंचित वर्ग भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जैसे यहाँ पे दामिनी के साथ फिल्म के अंदर हो रहा था। यहाँ पे वो आए दिन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका घर का भी काम होता था। तो यहाँ पर जनहित याचिका के तहत कोई भी बंदा, चाहे वो क्या कहते हैं न्यायपालिका का मतलब कोई भी बंदा, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, कोई भी बंदा जनहित याचिका डालकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, उस केस को रीओपन कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि समाज के अंदर जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो कोर्ट के जिद्दोजहद में नहीं फंसना चाहते या नहीं फंस पाते या वो चाहते हैं कि वो कोर्ट जाए ही ना, तो इस बेसिस पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत, जनहित याचिका के तहत हम गरीब, पिछड़े और दबे कुचले लोग जो होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं इंसाफ दिला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए हम बोल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी बंदा किसी से रिलेटेड जो होता है वो केस की अपील कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट के अंदर दे सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और ये इसलिए करा गया ताकि समाज में जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रह सके, सभी को जो नीडली लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको भी क्या कहते हैं न्याय मिल सके। तो यहाँ पर वीडियो इतनी है और ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म, उस पर भी हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपका कैसा रिस्पांस है ऐसी वीडियोस को लेके। अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि मैं वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। सो दोस्तों दिस इज़ इट इन दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।